हेलो स्टूडेंट्स। तो आज वाले लेक्चर में अपन पढ़ना शुरू करते हैं रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें अपन इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के बारे में क्या है वो सारी कहानी समझा देता हूँ। वैसे इक्विलिब्रियम के बारे में आपको पता ही होगा, ये मैंने एक फाइल स्क्रीन शेयरिंग पे लगाई है। एक मिनट, हाँ। तो इक्विलिब्रियम के बारे में क्या होता है देखो समझते हैं। देखो इक्विलिब्रियम का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, न्यूटन लॉ में। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स बटा जीरो। नेट फोर्स जीरो होगा तो उसको अपन इक्विलिब्रियम कंडीशन बोल देते हैं, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, नेट फोर्स जीरो। तो अगर पार्टिकल पे कोई भी पार्टिकल पे फोर्स जीरो आ रहा है तो इसको अपन बोलेंगे ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे बेटा? ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। ठीक है, ऐसे फोर्स की जैसी टर्म अपन ने यहाँ पढ़ी है बेटा, टॉर्क। अगर नेट टॉर्क कोई भी पार्टिकल पे जीरो आ रहा है या सिस्टम पे जीरो आ रहा है तो उसको बोल देंगे अपन रोटेटरी इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये नई टर्म आई है रोटेटरी इक्विलिब्रियम। जैसे फोर्स जीरो तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, टॉर्क जीरो तो रोटेटरी इक्विलिब्रियम। अब होता है एक नेट इक्विलिब्रियम या सिंपल इक्विलिब्रियम भी बोला जा सकता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, दोनों ही टर्म जीरो होनी चाहिए, फोर्स भी जीरो आ जाए और साइमल्टेनियसली टॉर्क भी जीरो आ जाए, तो इसको बोल देंगे अपन इक्विलिब्रियम। पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स जीरो, रोटेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब टॉर्क जीरो, और नेट इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स एंड टॉर्क दोनों ही जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब अपन यहाँ जैसा कि आपको पता है रोटेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अपन कंसीडर करेंगे किस पे, रोटेटरी इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, रोटेटरी इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन करेंगे। अब रोटेटरी इक्विलिब्रियम भी तीन टाइप के हो सकते हैं बेटा, एक हो सकता है स्टेबल, एक हो सकता है अनस्टेबल, ठीक है, और एक हो सकता है न्यूट्रल। आपने नाम तो तीनों इक्विलिब्रियम के सुने ही होंगे। वर्क पावर एनर्जी में, वर्क पावर एनर्जी में अपन ने इक्विलिब्रियम के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ा है। माइनस फोर जीरो माइनस डी यू बाई डी एक्स फोर्स होता है तो डी यू बाई डी एक्स भी जीरो होगा। फिर तीन टाइप के इक्विलिब्रियम पढ़े, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हैं तो वापस अपने पोजीशन पे आता है, अनस्टेबल में भाग जाता है, और न्यूट्रल में कोई रेस्पॉन्स नहीं, जैसा एज इट इज रहता है। ठीक है, तो ये सारी कहानी मैंने यहाँ लिखी है, देखो ये पीडीएफ फाइल मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा बच्चों। तो यहाँ देखो, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो यहाँ लिखा है रोटेटरी इक्विलिब्रियम। सबसे पहले क्या लिखा है बेटा, रोटेटरी इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये लिखा है रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले लिखा है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स जीरो होता है। ठीक है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब देखो आप, फोर्स जीरो। ठीक है, फोर्स जीरो आ गया। अगर एक्स डायरेक्शन का फोर्स जीरो है तो एक्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम इन एक्स डायरेक्शन। ऐसे वाई डायरेक्शन में फोर्स जीरो तो वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, जेड डायरेक्शन में फोर्स जीरो, जेड डायरेक्शन में। फिर नेक्स्ट रोटेटरी इक्विलिब्रियम लिखा है, टॉर्क जीरो करा दिया, कोई भी पॉइंट के बाद टॉर्क जीरो करा दो। फिर इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों ही जीरो होना चाहिए साइमल्टेनियसली। फिर लिखा है द इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। तो जो इक्विलिब्रियम यहाँ पे ये आता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे एक स्टार मार्क कर दिया मैंने। ठीक है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। द इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी इज कॉल्ड स्टेबल इफ बॉडी ट्राइज टू रीगेन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब हो जाएगा, जब डिस्प्लेस करने पे भाग जाएगी, रिलीज करने पे क्या हो जाए, फर्दर आगे डिस्प्लेस हो जाए। देन एंड लास्ट में आता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में आप देख पा रहे होंगे, जैसा है वैसा एज इट इज रहेगा, इक्विलिब्रियम में ही मेंटेन रहेगा। तो ये तीन टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी। ये पीडीएफ फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसी से आपको नोट्स बना लेने बेटा। एज इट इज जो लिखा है ना वो सारा आपको हैंड रिटन नोट्स लिखना है। ठीक है, ध्यान रखना, हैंड रिटन नोट्स लिखना है बेटा, एज इट इज जैसा लिखा हुआ है। एक नोट लगा के लिखा है क्या, नेट फोर्स ऑन बॉडी इज जीरो। अगर बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है तो जरूरी नहीं है नेट टॉर्क भी जीरो हो, नेट टॉर्क जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है। ठीक है ना, जैसे फोर्स कपल के बारे में ही आपको पता होगा, ये फोर्स कपल वाला एग्जांपल, एक फोर्स इधर लग रहा है मान लो 10 न्यूटन का, एक 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। तो इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे नेट फोर्स तो जीरो है बट नेट टॉर्क नॉन जीरो है, ये होता है फोर्स कपल। फोर्स कपल का टॉर्क कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको लिखना सिखा रखा है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम जो है ना उसकी एग्जांपल भी लिख देता हूँ। जैसे एक तो आप लोगों ने पढ़ा स्टेबल इक्विलिब्रियम, जैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम का एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जैसे मान लो ये एक रोड है बेटा, यहाँ से ये एक रोड है, इस रोड को मैंने ऐसे हिंज कर दिया, तो ये वाली जो रोड है ना इसका जो इक्विलिब्रियम होगा, इसको आप रोड को जैसे डिस्प्लेस करोगे, मान लो इस रोड को उठा के यहाँ ला दिया, जैसा आपने यहाँ से डिस्प्लेस किया कौन सी डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन, इधर डिस्प्लेस कर दिया ना तो ये रोड रिलीज करने पे इधर आ जाएगी वापस, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ऐसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा बेटा, यही रोड को मैं ऐसा रख दूं, अनस्टेबल
इक्विलिब्रियम, यही जो रोड है ना इसको ऐसा रख दिया जाए, ये रोड को मैंने अगर ऐसे रख दिया, ये रोड को ऐसे रख दिया, तो अब ऐसी सिचुएशन में मैंने अगर मान लो इस रोड को इधर डिस्प्लेस किया तो ये रोड का पोजीशन ये ऐसा हो जाएगा, क्या ये वापस आएगा या फिर भाग जाएगा? बोलो आप, सोचो जरा क्या होगा। ये एग्जांपल भी लिख लेना, ये ऐसे भाग जाएगा क्या वापस? ठीक है ना, डिस्प्लेस करने पे ये डिस्प्लेस किया थीटा, ये रिस्टोर हो गया, ठीक है, ये डिस्प्लेस किया और ये क्या हो गया, रीगेन हो गया, वापस से अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। ये डिस्प्लेस किया और ये रीगेन नहीं हो रहा है, आगे भाग जा रहे हैं, नॉट रीगेन, ठीक है। ये वर्टिकल डायग्राम है दोनों के दोनों, वर्टिकल में mg नीचे लग रहा हुआ है, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है ग्रेविटी, ठीक है। तो ये स्टेबल अनस्टेबल का डायग्राम हो गया। ऐसे बेटा एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का जो डायग्राम बनाऊंगा ना, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के डायग्राम में क्या हो जाएगा, ये इस टाइप का डायग्राम हो जाएगा यहाँ से, तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो गया, न्यूट्रल। इसमें क्या होगा, जहां पे आप इसको रिलीज करोगे ना एज इट इज वही रहेगा, कोई फोर्स नहीं आने वाला। जैसे मान लो मैंने इसको यहाँ से, ये मिड पॉइंट से लग रहा था बेटा, ठीक है, मैंने इसको यहाँ से ऐसे कर दिया तो यहाँ पे टॉर्क जीरो रहेगा, यहाँ पे भी टॉर्क जीरो था, सेल यहाँ टॉर्क जीरो था, इक्विलिब्रियम यहाँ टॉर्क जीरो था, इक्विलिब्रियम ये टॉर्क जीरो होना चाहिए इस रोड पे, पहले वाली पोजीशन पे, ये वाली रोड पे टॉर्क जीरो था, तो इक्विलिब्रियम हो गया। लेफ्ट शिफ्ट किया राइट आ जाएगा वापस से, राइट शिफ्ट किया राइट भाग गया, राइट शिफ्ट कर गया पहले टॉर्क जीरो था अगेन टॉर्क जीरो, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बेटा। ये सब वर्टिकल प्लेन के डायग्राम है सबके सब, जो ऑल डायग्राम जो है ना ये वर्टिकल प्लेन के, ये तीनों डायग्राम कहाँ है, वर्टिकल प्लेन में बेटा, ठीक है, वर्टिकल प्लेन, ठीक है। और ग्रेविटी लग रही है डाउनवर्ड, वर्टिकल प्लेन का मतलब जो ग्रेविटी अपना वो किधर लग रही है, डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये डायग्राम भी बना लेना बेटा आप लोग, ठीक है। नोट्स एज इट इज प्रॉपर बनाने हैं आप लोगों को, ठीक है, जैसा जैसा इस पीडीएफ में लिखा है एज इट इज नोट्स बनाने, और जो भी मैं अलग लिख रहा हूँ वो भी बनाना, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन वाले पार्ट पे आते हैं। देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ आपको, क्वेश्चन बहुत आसान सा है बेटा, और इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन कैसे सोल्व करने होते हैं ये देखना आप जरा, है ना। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, टू स्मॉल किड्स, ये दो बच्चे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, ये वाला बच्चा 10 kg का है, छोटू छोटू है, और ये वाला बच्चा 15 kg का है, 15 एंड 10 kg के दो बच्चे आ गए, आर ट्राइंग टू बैलेंस सीसा। ये सीसा आप लोगों ने देखा ही होगा, इस टाइप का है, झूला जिसको बोल देते हैं अपन, ऑफ लेंथ 5 मीटर, इसका लेंथ 5 मीटर है, और ये जो बीच में यहाँ से सेंटर्ड है इसके अबाउट जो रहा है जरा जस्ट मिडल में, वन ऑफ किड सिटिंग एट वन एंड, if one of the kids is sitting at one end, where should the other sit? दूसरे वाले को कहाँ बैठना चाहिए अगर एक एंड पे बैठा है। मान लो ये वाला जो किड है ना 10 kg वाला, ये एक एंड पॉइंट पे बैठा है, अब टोटल लेंथ कितना है, 5 मीटर है ना। तो अब देखो जरा ध्यान से सुनना बेटा, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। ये आया, अब देखो ये सीसो में क्या होना चाहिए, बच्चे बेचारे इक्विलिब्रियम में रहे, अगर ये मान लो ये ऐसे घूम गया तो ये वाला बच्चा नीचे गिर जाएगा, ये वाला ऊपर भाग जाएगा, जंप लगा देगा, ठीक है। इसलिए अपने को इन दोनों को ऐसा बैलेंस करना है कि नेट टॉर्क इस पे 0 है, ताकि दोनों बच्चे आराम से बैठे रहे, ये घूमे नहीं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन पे क्या होगा, देखो बेटा मान ले मैंने राइट वाला जो बच्चा है वो 15 kg का है, मतलब उसका mg यहाँ लग रहा होगा, उसका जो mg यहाँ लग रहा होगा ना, ठीक है, उस यहाँ पे इस डायरेक्शन में इधर नीचे फोर्स आ रहा होगा कितना, ये जो बच्चा है बच्चे का mg नीचे लगा कितना 150 न्यूटन, और ये नॉर्मल n1 मान लिया, वो नॉर्मल कितना आ जाएगा 150 न्यूटन, तो यही नॉर्मल n1 नीचे लग रहा होगा 150 न्यूटन, जो बच्चे के ये वाला जो बच्चा है राइट वाला बच्चा और उस शीशा के बीच में। ऐसे यहाँ वाला जो इधर वाला जो बच्चा है बेटा, इसका मास है, इसका mg हो जाएगा 100 न्यूटन, और इस पे n2 ऊपर लग रहा होगा, n2 का वैल्यू भी आ गया 100 न्यूटन, यही n2 यहाँ नीचे लग रहा होगा और n2 का वैल्यू आ गया 100 न्यूटन। साथ में बेटा यहाँ पे ये जो है ना, ये इसके कारण एक नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर n3। तो मेरे पास इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में क्या है बेटा, कैसे कैसे बच्चों को बिठाना है, देखो ये वाला बच्चा तो इधर बैठा है 2.5 मीटर पे, 2.5 मीटर पे, ठीक है, क्योंकि ये जस्ट लेफ्ट एंड पे बैठा है, एक एंड पे बैठा हुआ है। राइट वाला बच्चा कहाँ बैठा उसके बारे में मुझे नहीं पता, राइट वाले बच्चे का मुझे नहीं आइडिया कहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। तो राइट वाले बच्चे को मैंने क्या किया, थोड़ा सा इधर बिठाता हूँ बेटा, है ना,
राइट वाले बच्चे का पोजीशन पता करना है, मैंने यहाँ बिठा लिया राइट वाले बच्चे, ठीक है। यहाँ N1 आ गया और N1 की वैल्यू 150 न्यूटन है, ठीक है। राइट वाले बच्चों को कहाँ बैठना होगा, अब ये कैलकुलेशन करते हैं जरा। तो ऐसे क्वेश्चंस में अपने को क्या करना होता है बेटा, टॉर्क जीरो कराना होता है। तो एक इक्वेशन तो अपन ने क्या किया, बैलेंसिंग की जो इक्वेशन लिखूंगा ना, अगर मैं नेट इक्विलिब्रियम देखता हूँ, नेट इक्विलिब्रियम देखता हूँ, तो ये N3 का जो वैल्यू होगा वो N1 प्लस N2 होगा, ठीक है। अब मेरे को N3 का वैल्यू तो पूछा है नहीं, N1 का वैल्यू 150 प्लस 100, तो N3 का वैल्यू निकाला होता तो ये तो हो जाता अपने पास 250 न्यूटन। बट क्वेश्चन में ये नहीं पूछा मेरे से, ये तो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, ठीक है। मुझे क्या पूछा है, दूसरे वाले बच्चे को कहाँ बिठाना चाहिए, वेयर शुड बी दी अदर सेट, दूसरे वाले को कहाँ सेट आना चाहिए, मतलब मेरे से क्वेश्चन में पूछा है एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए। अब देखो जरा बच्चे, मैं इस पॉइंट को नाम देता हूँ, ये जो पॉइंट है ना इसको नाम देता हूँ ए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, इसको मेरे को जीरो करा देना है, इसको मैंने जीरो करा देना है तो आंसर आ जाएगा। अब देखो ये वाला जो एक टॉर्क है ना बेटा, N2 का टॉर्क, N2 है 100 इंटू 2.5, इसका टॉर्क ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ऐसा ऐसे घुमाना चाह रहा है क्या इस शीशो को, ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ऐसे ये जो प्लस ये इसका टॉर्क ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा है क्या 150 का या N1 का, तो 150 इंटू एक्स, ये आ गया क्लॉकवाइज बराबर 0। अब इसको सोल्व करूंगा तो ये कितना आ गया बेटा 250। अब एंटी क्लॉकवाइज, अब ये वाले क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस लगा देना है, तो 150 एक्स एंटी क्लॉकवाइज 0। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे एंटी क्लॉकवाइज गायब हो जाएगा, एक जीरो गायब हो जाएगा। एक्स का वैल्यू आ गया मेरे पास 25/15 मींस 5/3 मीटर, 5/3 मीटर बोले तो 1.6 मीटर, 1.67 मीटर आ रहा है ऐसा, ये ऐसा आंसर होना चाहिए। बट मेरे को देखने पे क्या पता लग रहा है बेटा, मेरे को देखने से ये पता लग रहा है कि ये जो बच्चा है ना, ये इसका टोटल लेंथ ही मेरे पास कितना है 5 मीटर, टोटल लेंथ मेरे पास 5 मीटर है क्या? अगर टोटल लेंथ ही 5 मीटर है, हाँ ठीक है 1.67 अपना आंसर हो जाएगा, इधर अवेलेबल है ना। अगर ये मान लो ये 2.5 से ज्यादा आ जाता ना, तो फिर अपन ये वाले बच्चे को एंड पे बिठा लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो अपना क्वेश्चन का आंसर आ गया 1.67 मीटर। अपन ने क्या किया कुल मिला के, यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन में अपन को टॉर्क बैलेंस कराना होता है बेटा, ठीक है, क्लियर है। ऐसे क्वेश्चंस में अपने को क्या कराना होता है, टॉर्क को बैलेंस करा देना होता है, किसी भी पॉइंट के अबाउट करा दो। अगर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होता है तो हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होता है, कि ये मैंने पहले भी लिखवा रखा है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके यहाँ तक की कहानी नोट कर लेना बेटा। मैंने मिडल वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क इसलिए लिखा था कि N3 का टॉर्क लिखना नहीं पड़े मेरे को, ठीक है। मिडल वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस इसलिए कराया, हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होगा ये तो आपको पता ही है, बट मैंने मिडल वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्यों लिखा, मिडल वाले पॉइंट के अबाउट ही क्यों लिखा टॉर्क, क्योंकि मेरे को N3 का टॉर्क जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो अभी अपन जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, हर एक क्वेश्चन में टॉर्क जीरो कराएंगे, साथ में ऐसी इक्वेशन भी यूज होगी, बट इस क्वेश्चन में ये वाली इक्वेशन का कोई रोल नहीं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इस पॉइंट के बाद अपन ने टॉर्क जीरो करा दिया, क्यों, क्योंकि उस पॉइंट से N3 पास कर रहा था, ठीक है बेटा। समझ आया क्या, नोट कर लेना जरा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखो, हाँ ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से ध्यान से समझना बेटा आप लोग, ठीक है। यहाँ क्या दिया है देखो, अ यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ L, एक यूनिफॉर्म रोड है, ये वाली रोड आ गई है, ये एक रोड आ गई जिसका लेंथ आपको L बोल दिया गया है, और इसका मास M है। इस रोड का ये जो रोड है ना, ये जो रोड है इसका मास आपको बोल दिया कितना M, ठीक है। और दो स्ट्रिंग है जो छत से कनेक्टेड कर दी, जैसा डायग्राम में दिखाया गया। डिटरमाइन द टेंशन इन द स्ट्रिंग, दोनों ये वाली रस्सी में और ये वाली रस्सी में दोनों में क्या क्या टेंशन आ रही होगी, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो अगेन आपके लिए बेटा नया क्वेश्चन है, नया पैटर्न है, मैं सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। देखो हर एक क्वेश्चन में सबसे पहला काम आपका होता है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। हर एक क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन दिया है ना, सबसे पहला काम है आपका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। तो ये रोड आ गई क्या, अब इस रोड का mg नीचे लग रहा होगा, ये m इंटू जी तो नीचे आ गया। अब ये m इंटू जी तो नीचे तो आ गया, और ये वाली डिस्टेंस होगी अपनी L/2, और ये वाली डिस्टेंस भी L/2, रोड के सेंटर पे लगेगा ना mg। अब एक टेंशन T1 तो ये वाले पॉइंट पे लग रहा है, मान लो मैंने ये वाली रस्सी का जो टेंशन है वो T1 मान लिया, और ये वाली रस्सी का टेंशन T2 मान लिया।
एक टेंशन यहाँ T2 ऐसा लग रहा है, और ये डिस्टेंस मेरे को क्वेश्चन में बोली गई है L/4। ये वाली डिस्टेंस अपने पास L/4 है, और ये वाली डिस्टेंस 3L/4 है। क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो ये लिखा है 3L/4 एंड L/4। ठीक है बच्चे, तो अब अगर मैं इक्विलिब्रियम लिखूं तो पहले तो मैं ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम लिखता हूं। नेट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में T1 + T2, नीचे की डायरेक्शन में mg, एक इक्वेशन। अब मुझे पता क्या करना है बेटा, T1 एंड T2 दोनों पता करना है। अब पहले तो बेटा ये समझ लो कि T1 और T2 बराबर बराबर नहीं होने वाले। ठीक है, T1 और T2 दोनों बराबर नहीं होने वाले। और एक क्वेश्चन ध्यान से समझना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं बेटा, ठीक है ना। कभी कभी और भी टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, मैं भी आगे बताऊंगा और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। चलो ये इक्वेशन समझ आ गई। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या आएगी बेटा, नेक्स्ट इक्वेशन ऐसे क्या कुछ मैं करूं कि आंसर आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन कैसे क्या कुछ किया जाए कि अपना आंसर आ जाए। अब देखो, मैं नेक्स्ट इक्वेशन ध्यान से सुनना बेटा, मैं इस पॉइंट को नाम दे रहा हूँ ए, इस पॉइंट को नाम दे रहा हूँ बी, इस पॉइंट को नाम दे रहा हूँ सी। अगेन मैं लिखता हूँ नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ए। मेरे पास जो ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क है ये 0 आ गया। मैंने ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या मान लिया, 0, और ये रहा ए पॉइंट। अब आपको लगा होगा सर ए के अबाउट 0 क्यों लिखा, बी के अबाउट लिखो ना। बी के अबाउट भी लिख लो तो भी वही आंसर आएगा, सी के अबाउट लिख लो तो भी वही आंसर आएगा, डी के अबाउट लिख लो तो भी वही आंसर आएगा। बट मैंने ए के अबाउट इसलिए लिखा बेटा क्योंकि ये जो लाइन है ना T1 का एक टॉर्क तो गायब होगा, एटलीस्ट T1 का टॉर्क तो गायब हो गया ना। ठीक है, अगर मैं डी के अबाउट लिखूंगा तो एक भी टॉर्क गायब नहीं होगा। इस ए पॉइंट के अबाउट लिखने से T1 का टॉर्क गायब होगा। अगर बी के अबाउट लिख लेता तो mg वाला टॉर्क गायब होता, सी के अबाउट लिख देता तो T2 का टॉर्क गायब होता, डी के अबाउट लिखता तो किसी का भी टॉर्क गायब नहीं होता। तो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट लो, कम से कम एक टॉर्क तो कम लिखना पड़े अपने को। तो मैंने ए पॉइंट के अबाउट लिखा, ए पॉइंट के अबाउट लिख लिया। अब ये जो ए पॉइंट से अगर ए पॉइंट के अबाउट देखा जाए तो ये mg वाला जो टॉर्क है वो इस रोड को ऐसे ऐसे घुमा रहा होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और डिस्टेंस कितनी आ गई mg इंटू L/2। यहाँ इस पॉइंट ए से देखा जाए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको लग रही होगी L/2, और डायरेक्शन आ गई कौन सी, क्लॉकवाइज। ठीक है, साथ में T2, ये जो T2 होगा बेटा, ये T2 इधर इधर घुमा रहा होगा, तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो T2 इंटू T2 का डिस्टेंस है 3L/4, और ये आ गया एंटी क्लॉकवाइज बराबर 0। अब एक चीज सुनना ध्यान से, एंटी क्लॉकवाइज को कभी भी आप क्लॉकवाइज में कन्वर्ट करोगे ना तो एक माइनस लगाना होगा। जैसे अपन आई कैप को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, माइनस ऑफ माइनस आई कैप। तो जैसे मान लो आई कैप वाली डायरेक्शन अपने पास क्लॉकवाइज आ गई, तो माइनस आई कैप वाली एंटी क्लॉकवाइज हो गई, तो ये माइनस लगाया कैसे। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैं जैसे इसको लिखता हूँ mg L/2, ये तो आ गया क्लॉकवाइज, यहाँ माइनस T2 3L/4, और यहाँ भी आ गया क्लॉकवाइज बराबर 0। ठीक है, अब क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज गायब हो गया, तो यहाँ बचेगा mg L/2 बराबर T2 इंटू 3/4L। L ने L को मार दिया, T2 का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, यहाँ से T2 सिंप्लीफाई किया तो T2 का वैल्यू आ रहा है 3/4 mg। T2 का वैल्यू 3/4 mg आने के बाद अपन क्या करेंगे बेटा, ये जो T2 का वैल्यू मेरे पास आया है, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ तो मेरे पास T1 निकल के आएगा कितना, mg/4। तो ये अपना आंसर हो गया। एक आंसर ये रहा, एक आंसर ये रहा। रस्सी में टेंशन ही तो पूछी थी मेरे से। ठीक है, तो आपको समझ आना चाहिए बेटा। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या मैं भी आपको इक्विलिब्रियम पढ़ा रहा हूँ। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0, तो अपन ने क्या किया, वर्टिकल में ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम लगाया, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। तो पहली इक्वेशन आ गई क्या अपने पास, T1 + T2 बराबर mg। ठीक है बेटा, दूसरी इक्वेशन मैंने क्या किया, टॉर्क को 0 कराया। अब टॉर्क को मैं 0 अलग अलग पॉइंट्स के अबाउट करा सकता हूँ, ए के अबाउट, बी के अबाउट, सी के अबाउट, डी के अबाउट। मैंने ए के अबाउट ही क्यों कराया, ए के अबाउट 0 कराने का मुझे बेनिफिट क्या मिला बेटा, T1 का टॉर्क 0 आ गया। ठीक है, किसका टॉर्क 0 आ गया, T1 का टॉर्क। ठीक है, बी के अबाउट भी करा सकता था मैं, अगर मैं बी के अबाउट टॉर्क 0 कराता तो इक्वेशन जो आती है T1 T2 में एक इक्वेशन बनती, तो इक्वेशन 1 भी T1 T2 में, इक्वेशन 2 भी T1 T2 में बनती, दोनों को सिंप्लीफाई करने पे आंसर आ जाता। ऐसे सी के अबाउट टॉर्क 0 कराता तो T2 का टॉर्क तो 0 आ जाता, T1 का डायरेक्ट मेरे को पता लग जाता T1 कितना आ रहा है, और डी के अबाउट टॉर्क 0 कराता तो भी आंसर आ जाता, बस थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी हो जाती। तो अपने को कैलकुलेशन आसान वे में करनी होती है बेटा। तो ये वाला न्यूमेरिकल भी आपको समझ आया होगा। ठीक है, अभी अपन पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम वाले न्यूमेरिकल। इक्विलिब्रियम वाले न्यूमेरिकल दैट मींस फोर्स 0 कराओ आप एंड टॉर्क 0 कराओ और आंसर पाओ। फोर्स 0 कराओ, टॉर्क 0 कराओ, इक्वेशन सोल्व करो और आंसर मिल जाएगा।
ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा बेटा, नोट कर लेना, मैं इसको घटा रहा हूँ और गायब डक। अब देखो मैंने बोला था बेटा आपको और क्या चीजें हो सकती है इसमें, जैसे आपको बोल दिया जाए अभी वापस सिचुएशन इक्विलिब्रियम में, यहाँ पे एक मास लगा दिया 2 kg का, तो भी आंसर आ जाएगा क्या? अब क्या करोगे आप एक्स्ट्रा, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ T1 आ गया, यहाँ T1 आ गया रोड पे, साथ में यहाँ T2 आ गया, साथ में यहाँ नीचे mg आ गया, साथ में यहाँ इसका mg भी आ जाएगा 20 न्यूटन। ठीक है, तो हो जाएगा क्या आंसर? वापस से आप क्या करोगे, ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स, और कोई भी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 करा लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर रोड को बोल दिया जाए मास लेस रोड है, अगर रोड मास लेस है बेटा, रोड अगर मास लेस है तो रोड का mg मत लगाना, बस रोड का mg नहीं लगाने का, तो रोड में ये मास लेस बना दी रोड को। ठीक है, तो भी आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चे, तो ये इस टाइप से ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप आगे आएंगे डीपीपी में और पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो उसी टाइप का कुछ अगला क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ए थिन प्लैंक ऑफ मास m, ये एक थिन प्लैंक मान लिया जिसका मास आपको क्वेश्चन में बोल दिया, इसका मास कितना m, एंड लेंथ मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपको बोल दी कितनी l, spirited at one end is held stationary in horizontal position by means of light thread, यहाँ पे एक हल्की रस्सी है और यहाँ पे इसको हिंज कर रखा है। ठीक है, पिवोटेड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है पिवोट, as shown in figure, find out the force at the pivot, ये जो पिवोट वाला पॉइंट है यहाँ कितना फोर्स लग रहा होगा, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, ट्राई करो जरा। नहीं आएगा मुझे पता है, नहीं होने वाला आपसे, बट कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आप लोगों से मुझे पता है नहीं होने वाला है, बट अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्वेश्चन आप लोगों से नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार ट्राई जरूर करो, ट्राई करोगे तो कुछ सीख पाओगे, नहीं ट्राई करोगे तो कुछ नहीं सीखोगे। इसलिए मैं बोलता हूँ ट्राई एंड ट्राई, ट्राई एंड ट्राई अगेन बोलते हैं ना, बार बार सोल्व करते रहो, जब तक सोल्व करते रहो जब तक नहीं सीख जाओ। और जब सोल्व करते हैं तो दिमाग काम करता है, गलतियां पता लगती है कि क्या गड़बड़ी मैं कर रहा था। चलो ये रोड बना दी मैंने, बड़ी हो गई ज्यादा ही, छोटी छोटी ये अपने पास आ गई बेटा, ये क्या रोड आ गई है, ये रोड। ठीक है, ये रोड आ गई, प्लांक बोल दो या रोड बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, प्लांक समझ लो जो भी है। अब इस पे क्या होगा बेटा, एक तो इसका mg, खुद का mg नीचे लग रहा होगा, mg यहां से यहाँ L/2 और यहां से यहाँ भी L/2, एक टेंशन रस्सी की ऊपर आ गई, रस्सी की टेंशन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लग रही है तो उसको थोड़ा सीधा सीधा कर देते हैं, ये सीधी आ गई, यहाँ पे प्लांक पे टेंशन आ गई। ठीक है, क्लियर बेटा? दो फोर्स तो मैंने बता लिए। अब कुछ बच्चों को लग रहा हो सर ये वाला फोर्स कैसे लेके, यहाँ बेटा क्या होगा, अगर मान लो ये हिंज वाला पॉइंट नहीं होता, पिवोटेड वाला पॉइंट नहीं होता तो सारा गड़बड़ हो जाता है। तो ये जो पिवोटेड वाला पॉइंट है ना, यहाँ भी एक नॉर्मल लगेगा। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये नॉर्मल लगेगा किधर, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा हमें, तो ध्यान से देखना ये नॉर्मल बहुत कैसे लगाने वाला हूँ। ऐसी सिचुएशन में अपन क्या कर लिया करेंगे बेटा, जब यहाँ नॉर्मल लगाएंगे ना, अपने को पता नहीं नॉर्मल की डायरेक्शन किधर आएगी, ये नॉर्मल इधर लगेगा या इधर लगेगा या इधर इधर, पता नहीं लग रहा। नॉर्मल नॉर्मल परपेंडिकुलर लगता है पर यहाँ कुछ पता ही नहीं ना, एक पॉइंट है तो नॉर्मल किधर लगेगा कुछ पता नहीं लग रहा। तो अपन क्या करते हैं, देखो जो भी नॉर्मल होगा उसके दो कंपोनेंट कर लिए, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये एक कंपोनेंट n1 मान लिया और एक कंपोनेंट n2 मान लिया, क्या दिक्कत है? फाइंड आउट द फोर्स ऑन पिवोटेड, ये फोर्स ऑन पिवोटेड क्या आ गया अपने पास, तो ये n1, ये जो रिजल्टेंट नॉर्मल है वो इधर आ गया। ठीक है, रिजल्टेंट नॉर्मल इधर मान लिया, जनरलाइज पोजीशन मान लो। ठीक है बेटा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ये जनरलाइज पोजीशन में मैंने नॉर्मल मान लिया, ये नॉर्मल आ गया। अब मैं n1 n2 का वैल्यू पता करूंगा तो n भी पता लग जाएगा कि मुझे यही n पता करना है, यही n पता करते हैं जरा क्या। अब अगर n1 का वैल्यू 0 आ गया, सुनना ध्यान से, अगर n1 का वैल्यू बेटा 0 आ गया, इसका मतलब जो नॉर्मल होगा वो हॉरिजॉन्टल लग रहा है। n2 का वैल्यू 0 आ गया, इसका मतलब नॉर्मल वर्टिकल लग रहा होगा। n2 का वैल्यू नेगेटिव आ गया, इसका मतलब n2 राइट में लग रहा होगा। n1 का वैल्यू नेगेटिव आ गया, मतलब n1 नीचे लग रहा होगा। तो अपन n1 n2 का वैल्यू पता करते हैं और रिजल्टेंट जो नॉर्मल आएगा ना अपना, वो क्या आ जाएगा, n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर। अगेन n1 n2 दो नॉर्मल नहीं है,
वो एक नॉर्मल n के दो कंपोनेंट है, n के दो कंपोनेंट है, n1 एंड n2, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट मैंने इसलिए लिखे क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नॉर्मल पता नहीं लग रहा था कैसे लगा। तो ध्यान रखना बेटा, ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा क्या करना है, दो नॉर्मल मान लेने, मींस नॉर्मल के कंपोनेंट कर लेने, और कंपोनेंट किधर करने हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक रोड के अलोंग और एक रोड के परपेंडिकुलर। ठीक है, कंपोनेंट हमेशा ध्यान रखना, कंपोनेंट कैसे करने हैं, एक तो रोड के अलोंग, अलोंग रोड एंड परपेंडिकुलर रोड, रोड के परपेंडिकुलर। ध्यान रखना आगे भी कभी यूज होगा। तो नॉर्मल के कंपोनेंट कैसे करोगे आप, रोड के अलोंग और रोड के परपेंडिकुलर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं करेंगे अभी इस डायग्राम में, तो बाई चांस ऐसा हो गया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो रहे हो, बट अगर मान लो रोड, अगर मेरे पास रोड ऐसे होती ना बेटा, ये रोड ऐसे होती, तो यहाँ पे जो मैं नॉर्मल लिखता ना, या नॉर्मल कैसे वो लिख, यहाँ नॉर्मल के कंपोनेंट ऐसे लिख देते हैं अपन n2 और n1, रोड के अलोंग रोड के परपेंडिकुलर। ध्यान रखना बेटा। ठीक है, यहाँ तक की कहानी खत्म। अच्छा, अब ज्यादातर बच्चों को मुझे लगता है फ्री बॉडी डायग्राम में ही प्रॉब्लम थी, और फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बहुत अच्छे से आपको सुंदर सा फ्री बॉडी डायग्राम बना के मैंने आपको दे दिया। तो आप लोगों को क्या करना है, बैलेंसिंग कराना है, बस बैलेंसिंग कराना है, मतलब हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स 0, वर्टिकल में नेट फोर्स 0, फिर टॉर्क 0। तो मैं हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स 0, वर्टिकल में नेट फोर्स 0 कराता हूँ। मैं क्या करा रहा हूँ, सबसे पहले वर्टिकल में बैलेंसिंग करा, तो मैंने वर्टिकल में बैलेंसिंग कराई, वर्टिकल में मतलब Fy0 कराता हूँ, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन। तो ऊपर की डायरेक्शन में आ रहा है n1 प्लस टी, और नीचे आ रहा है mg, पहला इक्वेशन तो यार। अब मैं और कराता हूँ हॉरिजॉन्टल में फोर्स 0, हॉरिजॉन्टल में मैंने फोर्स 0 कराया, हॉरिजॉन्टल में fx 0 कराया। तो n2 तो लेफ्ट में आ रहा है, राइट में कुछ है ही नहीं, तो n2 भी पता लग गया, n2 का वैल्यू 0 आएगा, मतलब जो भी नॉर्मल आएगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा बस। अब मुझे n1 का वैल्यू पता करना है। अगेन बेटा मेरे पास 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, किसके अबाउट टॉर्क को 0 लिखा जाए, ये पॉइंट को a नाम दे दिया, ये पॉइंट को b नाम दे दिया, और ये पॉइंट को c नाम दे दिया। अगेन बेटा मैं a के अबाउट टॉर्क लिखूंगा, टॉर्क a के अबाउट लिखने का फायदा क्या है बेटा, टॉर्क अबाउट पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ए पॉइंट से दो फोर्स पास कर रहे हैं n1 n2, ए पॉइंट से टॉर्क लिखने का बेनिफिट ये होगा, n1 और n2 का टॉर्क नहीं लिखना पड़ेगा। अगर मैं b के अबाउट टॉर्क लिखूंगा ना, तो बी और सी किसी के भी अबाउट टॉर्क लिख सकता हूँ, बी के अबाउट लिखूंगा तो मुझे तीन के टॉर्क लिखने होंगे, n1 n2 nt, सी के अबाउट लिखूंगा तो n1 n2 एंड mg, बट ए के अबाउट टॉर्क लिखूंगा तो दो का टॉर्क तो 0 आ गया, क्या किस किस का, n1 n2। अब मुझे टॉर्क किस किस का लिखना है, mg और t का, तो ये वाला जो mg है इसको इधर 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 घुमा रहा होगा, तो mg इंटू l/2 इंटू क्लॉकवाइज प्लस t इंटू l एंटी क्लॉकवाइज बराबर 0, ये t इसको ऐसे घुमाएगा। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो mg/2 तो ये आ गया क्लॉकवाइज, माइनस t इंटू l, यहाँ भी क्लॉकवाइज लिख लिया बराबर 0, तो क्लॉकवाइज गया, mg/2 इक्वल टू t इंटू l। तो यहाँ से टेंशन निकल गई मेरे पास कितना बेटा, यहाँ से टेंशन का वैल्यू मेरे पास mg/2 आ रहा है। अगर टेंशन का वैल्यू mg/2 है तो यही टेंशन का वैल्यू मुझे कहाँ पुट कर देना, ये वाली इक्वेशन में। टेंशन का वैल्यू मैंने mg/2 पुट कर दिया, तो tb कितना आ गया, सॉरी n1 कितना आ गया, n1 भी मेरे पास mg/2 आ गया। कहाँ से लिखा है मैंने, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब n1 भी 0, n2 तो 0 है, तो नॉर्मल का आंसर कितना आ गया, ये जो नॉर्मल लिखूंगा, मेरे को नॉर्मल निकालना है ना, आंसर में क्या पता करना है मुझे, नॉर्मल। तो नॉर्मल में लिखा मैंने n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर, तो n2 तो 0 आ रहा है, यहाँ से देखोगे आप, तो n का वैल्यू आ गया कितना, mg/2 होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो ये जो नॉर्मल निकल गया है मेरे पास, mg/2 अपना आंसर हो गया, mg/2 अपना आंसर हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर अपना mg/2 हो गया है। देख लो जरा आप लोग, मुझे पता है आप लोगों ने सोल्व नहीं किया होगा, सोल्व करने में प्रॉब्लम आ रही होगी, बट ये नए टाइप के क्वेश्चन है बेटा, एकदम नया पैटर्न है ये पूरा का पूरा, तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा अजीब लगे। खुद से सोल्व नहीं होंगे, जब मैं समझाऊंगा तो सोल्व हो जाएंगे, खुद से सोल्व नहीं होंगे, पर ट्राई जरूर करने हैं, क्योंकि ट्राई करोगे तो आपको पता लगेगा किस जगह पे जाके आप अटक रहे हो हर बार। ठीक है, किस जगह पे जाके आप लोग अटक रहे हो। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना अच्छे से आना चाहिए, अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हो तो आधा काम तो वैसे ही हो जाता है आपका। क्लियर है बच्चे, तो यहाँ तक की कहानी समझ आई आपको, आपको कुछ नहीं करना, हर बार देखो एक ही लाइन में बोल रहा हूँ, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0 नेट टॉर्क 0, फोर्स 0 कराओ टॉर्क 0 कराओ, इक्वेशन बनेगी, आंसर पाओ। हॉरिजॉन्टल में फोर्स 0 कराओ, वर्टिकल में फोर्स 0 कराओ, इस क्वेश्चन में था हॉरिजॉन्टल में फोर्स 0 कराया, वर्टिकल में फोर्स 0 कराया,
इक्वेशन बन गई, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो और आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को भी मैं हटा देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ बेटा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन पहले रीड कर देता हूँ। स्टेशनरी यूनिफॉर्म रोल ऑफ मास m एंड लेंथ है। ये जो रोड आप लोग देख पा रहे होंगे, इसका मास जो है यहाँ से यहाँ तक, ये जो रोड है इसका मास, इसका लेंथ तो l आ गया, और ये जो पूरी रोड आप देख पा रहे होंगे इसका मास जो है m मान लेना। लीन्स अगेंस्ट द स्मूथ वर्टिकल वाल, ये वाली वाल जो है वर्टिकल, ये स्मूथ है, म्यू का वैल्यू 0 कंसीडर करना, मतलब यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल से, ये वाला एंगल थीटा बोल दिया गया है फ्लोर से। एंड नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स, ये वाली सरफेस रफ है जैसा कि डायग्राम में लिखा गया है, मतलब यहाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट नॉन जीरो है और फ्रिक्शन भी नॉन जीरो है, यहाँ फ्रिक्शन जीरो होगा। अब फाइंड द नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स दैट इज एक्सर्टेड ऑन द फ्लोर ऑन द रोड। यहाँ पे नॉर्मल कितना आएगा और यहाँ फ्रिक्शन कितना आएगा। यहाँ फ्रिक्शन नॉन जीरो, यहाँ का फ्रिक्शन कितना होगा ये पूछा है, और यहाँ का नॉर्मल कितना होगा ये आपसे क्वेश्चन में पूछा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से तो आपको सारी कहानी समझ आएगी। क्वेश्चन पढ़ो बेटा ध्यान से। क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप लोग, तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए जल्दी से, जल्दी 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 पढ़ो बेटा। ठीक है, चलो ट्राई भी कर रहे हो क्या? ट्राई कर रहे हो बेटा? चलो मैं सोल्व कर देता हूँ। देखो क्या थोड़ा सॉल्यूशन बड़ा होने वाला है। क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो ये रोड बटा, मैंने रोड बनाई, टिंग 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 टिंग, ये रोड आ गया। ठीक है, अब इस रोड पे सारे के सारे फोर्स बता देता हूँ मैं। एक तो इसका खुद का mg लग रहा होगा बेटा, ये mg नीचे की डायरेक्शन में आ गया, mg। ठीक है, mg जो लग रहा होगा जस्ट मिडल में लग रहा होगा रोड के, मतलब ऊपर वाली डिस्टेंस l/2, नीचे वाली डिस्टेंस भी l/2। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बोला जाए ना, ये l/2 होगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये भी l/2। नॉर्मल लगा देता हूँ, ये वाली दीवार का नॉर्मल इधर आएगा, ये वाली दीवार जो नॉर्मल लग रहा होगा ना, ये दीवार का नॉर्मल n1 आ गया। ठीक है, ये दीवार का नॉर्मल बनाने के बाद बेटा मैं क्या बना रहा हूँ, अब ये जो फोर्स है यहाँ पे नॉर्मल n2 ऊपर आएगा। अब ये रोड जाना चाह रही होगी इधर, तो यहाँ फ्रिक्शन लगेगा इधर। थोड़ा अच्छे से नहीं बना, तो अच्छे से बनाने के लिए ट्राई करते हैं। ये फ्रिक्शन आ गया इधर। यार रोड में खिचड़ी पक गई सारी, रोड को अच्छे से बनाते हैं यार, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम अगर अच्छे से नहीं बनाना तो मजा नहीं आएगा। फिर एक काम करते हैं, ये तो इरेज नहीं होगा। मैं ट्राई करता हूँ बनाने के लिए। अब मुझे स्पेस थोड़ा ज्यादा मिल गया। देखो क्या है, आपको जो रोड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना था ना बेटा, ये इस टाइप का रोड है क्या, ये इस टाइप की रोड है। अब इस पे जो है सबसे पहले तो इसका खुद का mg नीचे लग रहा है बेटा, ये mg मैंने बना लिया। इधर वाला नॉर्मल को n1 नाम दे दिया, ये ऊपर वाले नॉर्मल को n2 नाम दे दिया, इधर वाले फ्रिक्शन को f नाम दे दिया। ठीक है, अब ये रोड रेस्ट में है। रोड क्या है बेटा, रेस्ट में। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। पहले तो मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में इक्विलिब्रियम लिखता हूं। तो वर्टिकल ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। वर्टिकल में क्या आ रहा है n2, तो n2 का वैल्यू तो आ गया मेरे पास mg डायरेक्ट। हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, हॉरिजॉन्टल में n1 आ रहा है, n1 का वैल्यू आ गया f, दूसरा इक्वेशन। अब तीसरा जो मैं टॉर्क जीरो कराऊंगा ना बेटा, वो कौन से पॉइंट के अबाउट कराए। अगेन मेरे को एबीसी किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कराना चाहिए, आप खुद से सोचो जरा बेटा, कौन से पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कराऊं तो आपको बेनिफिट रहेगा। टॉर्क अबाउट पॉइंट
हर बार ए नहीं है, इस बार सी है। सी के अबाउट जीरो क्या करा है बेटा? सी के अबाउट टॉर्क जीरो कराने का मुझे बेनिफिट ये हुआ कि सी से दो फोर्स पास कर रहे हो, उन दोनों का टॉर्क जीरो हो जाएगा, तो केवल N1 और mg का टॉर्क ही निकालना होगा। अगर मैं ए के अबाउट टॉर्क जीरो कराऊंगा तो ए की फोर्स पास कर रहा है ऐसे, तो बी से mg अकेला एक पास कर रहा है, बट सी से दो फोर्स पास कर रहे हैं तो दो का टॉर्क डायरेक्ट खलास। ठीक है, अब इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कराते हैं, ये पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो। तो ये एन वाला जो है ना N1, वो ये वाली लाइन क्या, मतलब ये जो है ऐसे ऐसे घुमा रहा होगा कि ये रोड को ऐसे ऐसे घुमाना चाहिए। और टॉर्क आप लोगों को लिखना आता होगा बेटा, ओ शिट शिट, अंडू 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 अंडू, हाँ। तो ये जो टॉर्क है ना बेटा, ये टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा होगा ये। और टॉर्क आपको लिखना आता होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सब फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, आर इनटू एफ परपेंडिकुलर। तो आर परपेंडिकुलर ये वाला एंगल थीटा है क्या, ये वाला एंगल थीटा बोला है ना, तो यहां से लगा के ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी यहां से यहाँ तक, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आएगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी अपने पास L sin थीटा, रोड का लेंथ L है, तो क्या हो जाएगा बेटा N1 L sin थीटा, डायरेक्शन आ गई क्लॉकवाइज, प्लस mg का टॉर्क, इस पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क इधर आएगा, mg इधर 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 घुमाएगा क्या, तो mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, mg इंटू यहां से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा ना, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होगा L/2 cos थीटा, तो ये आ गया mg इंटू L/2 cos थीटा, और ये डायरेक्शन जो आ गई एंटी क्लॉकवाइज बराबर जीरो। L/2 cos थीटा क्यों वर्ड रखा बेटा, इस पॉइंट के ऊपर टॉर्क चाहिए मुझे, mg नीचे लग रहा है इधर, और तो ये अब r परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली परपेंडिकुलर, ये एंगल थीटा है, यहाँ से यहाँ तक L/2 है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये जो वाली डिस्टेंस है कितनी हो जाएगी L/2 cos थीटा। ये फॉर्मूला पता होगा ना, r परपेंडिकुलर इनटू f। अब क्लॉकवाइज को, ये आ गया N1 L sin थीटा क्लॉकवाइज, यहाँ माइनस लिख दिया, mg L/2 cos थीटा, यहाँ भी क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज 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 गायब हो गया, L से L गायब हो गया, तो N1 का वैल्यू आ गया mg/2 cot थीटा, लिख दूं डायरेक्ट N1 का वैल्यू। Find the normal reaction and friction force that is exerted by the floor on the road। तो ये तो N1 आ गया क्या, अब आपको बताओगा इक्वेशन 2 से, ये इक्वेशन 3 आ गया। मेरे को क्या पूछा है क्वेश्चन में, एक तो पूछा था N2, N2 का वैल्यू तो mg आ गया, एक पूछा फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन का वैल्यू N1 के बराबर आ गया, और N1 का वैल्यू कितना आ गया mg/2 cot थीटा, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है बेटा, यहाँ तक कहानी खत्म हो गई है अब अपनी क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन की कहानी खत्म। बट एक चीज और यहाँ पे पूछी जा सकती है, जो कि मैं इधर लिखता हूँ एक्स्ट्रा पार्ट में, यहाँ लिखता हूँ एक्स्ट्रा। देखो आपसे पूछा जा सकता है कि मिनिमम, ये रोड इक्विलिब्रियम में बनी रहे उसके लिए मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए। रोड इक्विलिब्रियम में बनी, क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, फाइंड, एक काम करो ना आप यहाँ तक लिखो, यहाँ तक लिखो, फिर मैं समझाता हूँ, उसमें थोड़ा स्पेस चाहिए होगा ना, इसलिए मैं इसको यहाँ तक की कहानी लिखो पहले। देखो आपस रिपीट करो, अभी अपन ने कुछ क्या पूछा था, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पूछा है, फ्रिक्शन फोर्स पूछा, मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल में इक्विलिब्रियम कराया, मैंने वर्टिकल में इक्विलिब्रियम कराया, और टॉर्क को जीरो करा दिया। अच्छा मैं सिंपल इक्विलिब्रियम बोलता हूँ ना, मतलब ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, ठीक है, सिंपल इक्विलिब्रियम का मतलब ट्रांसलेटरी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम कराया, और साथ में एक पॉइंट के बाद टॉर्क जीरो कर दिया। कौन से पॉइंट के बाद टॉर्क जीरो कराए, जैसा पॉइंट आपको अच्छा लगता। सी के अबाउट मैं इसलिए जीरो किया हूं क्योंकि सी से दो फोर्स पास करें। ठीक है बच्चे, क्लियर है यहाँ तक की कहानी। चलो अब मैं बोल रहा था यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिखो आप, ठीक है, क्या है देखो एक और क्वेश्चन, हाँ इधर लिखता हूँ मैं, थोड़ा स्पेस अब मैंने बनाया है। हाँ अगला क्वेश्चन क्या है, इन अबाउ क्वेश्चन फाइंड minimum friction coefficient, find minimum value of mu so that road will be in equilibrium। ठीक है, रोड इक्विलिब्रियम में रहे। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है बेटा आपने, आसान है, मुझे पता है ये फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन म्यू इनटू नॉर्मल, और ये नॉर्मल n2, तो यहाँ फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है mg/2 cot थीटा,
mg by 2 cot थीटा लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू n2 का वैल्यू कितना है mg, तो mg से mg गायब हो गया, mg से mg गायब हो गया क्या बेटा? एक सेकंड, मुझे पता है जो फ्रिक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ये जो भी फ्रिक्शन है वो लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल n2, तो फ्रिक्शन कितना आया mg by 2 cot थीटा बराबर म्यू, n2 का वैल्यू कितना है mg, ठीक है, तो म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया cot थीटा by 2, ठीक है, थीटा की अलग अलग वैल्यू पूछा जाए तो आंसर आ जाएगा, तो म्यू का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, जो म्यू का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा cot थीटा by 2, cot थीटा, ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन, ठीक है, डरना नहीं है क्वेश्चन देख के, बड़े बड़े सारे क्वेश्चन हो रहे हैं देखने में, बट प्रोसेस आप समझोगे तो एक ही है, वर्टिकल में इक्विलिब्रियम, हॉरिजॉन्टल में इक्विलिब्रियम और टॉर्क को जीरो करा दिया, ठीक है, ये छोटा सा एक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट लग रहा था तो मैंने उसको भी समझा दिया इसी क्वेश्चन में, आगे ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, थीटा की अलग अलग वैल्यू दे दिया जाए, थीटा 45 दे दिया जाए तो म्यू मिनिमम हाफ हो जाएगा, cos 45 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है बच्चे, नोट कर लिया यहाँ तक की कहानी, नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ एक टर्म आती है बेटा टॉप लिंक, एक टर्म आती है क्या टॉप लिंक, टॉप लिंक का मतलब लुढ़कना, क्या लुढ़कना, लुढ़का के बताऊं आपको, जैसे ये बोतल है, ध्यान से समझना बच्चे, ये बोतल आप लोगों को दिख रही है, पीपी सवानी की है, देखो ध्यान से, ये देखिए पीपी सवानी, उल्टा दिख रहा होगा आपको, पता नहीं, अब देखो क्या है बच्चे, अब ये जो बोतल है, मान लो ये बोतल मैंने यहाँ रख दी, ऐसे रख दी है बोतल को, अब मैं यहाँ से इंक्लाइनेशन कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ, तो ये बोतल फिसलेगी नहीं, टॉपल करती है, टॉपल समझते हो, ये टॉपल करेगी, देखना टॉपल का मतलब ऐसे लुढ़क जाना, लुढ़क जाना, अभी लुढ़केगी, ऐसे से मैं करूंगा ना तो mg का कंपोनेंट बढ़ता जाएगा और ये टॉपल करेगी, अब है टॉपल कर जाएगी, ये कर गई टॉपल, ठीक है, अब अगर ये बोतल ऐसे होगी ना तो ऐसे टॉपल नहीं करेगी, ऐसे टॉपल करने में इसको टाइम लगेगा, ठीक है, ऐसे रखी होगी तो टॉपल इजीली करेगी, देखो ये टॉपल करके ये, और ऐसे रखी होगी ना, ऐसे रखी होगी तो बहुत मैं हाथ ऊपर उठा दूंगा जब तक टॉपल नहीं करेगी, कर गई, ठीक है ना, क्लियर है बच्चे, तो ये एक सेकेंड, दो बोतल लेके आता हूँ, दोनों से अपन इजीली अपन, हाँ देखना मैं एक को रख रहा हूँ, जिससे डायग्राम देखो, एक का पोजीशन ए रख रहा हूँ, मतलब एक ये वाली बोतल का पोजीशन तो ऐसा हो गया और ये वाली बोतल का पोजीशन बी के जैसा हो गया, डायग्राम भी देखो आप पीडीएफ, एक का पोजीशन ऐसा हो गया यार, अब क्या कर रहा हूँ मैं दोनों को उठा रहा हूँ, तो देखना कौन पहले टॉपल करता है, दोनों को इक्वल इक्वल उठाऊंगा, उठाया उठाया, ये टॉपल कर गया, ये भी टॉपल कर गया, तो ज्यादा कौन, ज्यादा चांसेस किसके हैं टॉपल करने के, ए के, ज्यादा चांसेस किसके बेटा टॉपल करने के, ए के, अब डायग्राम देखो, अपना डायग्राम है, देखो ये रहा डायग्राम, ये रहा, मैंने प्रैक्टिकल करके ही बताया, ए के टॉपल करने के चांसेस ज्यादा है, फॉर द शोन सिचुएशन ए एंड बी मोर चांसेस ऑफ टॉपलिंग फॉर ए के टॉपल करने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है, बी के कंपैरिजन में, जैसा कि बोतल में मैंने एग्जांपल भी आपको बताया बेटा, ठीक है, क्लियर है, अच्छा टॉपलिंग के केस में क्या होता है, एक चीज और ध्यान रखना, टॉपलिंग के केस में क्या होता है, इस पॉइंट के अबाउट टॉपल होगा, जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट टॉपल करेगा ना, तो ये ऐसे ऐसे टॉपल करेगा क्या, ये मतलब ये इस पॉइंट के अबाउट टॉपल होता है, ठीक है, तो इन केस ऑफ टॉपलिंग नॉर्मल रिएक्शन मस्ट पास थ्रू द पॉइंट अबाउट विच बॉडी टॉपल, जिस पॉइंट के अबाउट टॉपल कर रहा होगा ना, तो नॉर्मल भी इसी पॉइंट से पास कर रहा होगा, यहाँ से नॉर्मल जा रहा होगा, अगर ये बॉडी टॉपल करती है बेटा, ये वाली बॉडी टॉपल करती है, बाई चांस मैंने इतना ज्यादा फोर्स लगा दिया कि बॉडी टॉपल कर जाए, तो ये ऐसे टॉपल करेगी क्या, अगर ये ऐसे टॉपल करेगी ना तो नॉर्मल इस पॉइंट से पास करेगा, इस पॉइंट से नॉर्मल ऐसे पास करने वाला है, नॉर्मल इस पॉइंट कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगाना है, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, बड़ा आसान सा था टॉपलिंग की कहानी, टॉपलिंग दो डायग्राम बनाए हैं, ए और बी के, ए और बी का, ए का टॉपल करने के चांस ज्यादा है बी के कंपैरिजन में, और जब भी टॉपलिंग होगी तो टॉपल होगा तो एंड पॉइंट से नॉर्मल पास करेगा, ध्यान रखना, नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी पास थ्रू दी, नॉर्मल रिएक्शन मस्ट पास थ्रू दी एंड पॉइंट, चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसका, क्वेश्चन आसान सा, ये रहा अपना क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, ये वैल्यू एफ का जो मिनिमम वैल्यू क्या कर दूं,
ये एफ का मिनिमम वैल्यू क्या कर दूं, ये जो फोर्स एफ लग रहा है, फॉर विच ब्लॉक टॉपल अबाउट एन एज, ये इस एज के अबाउट टॉपल कर जाए, ये क्यूब है ना, क्यूब मान लो इसको या ब्लॉक मान लो, तो इसका जो एक एज होगी ना, ये वाली एज जो 3D में एज बनेगी, ये ब्लॉक अगर मैं 3D में बनाऊं तो ये डिंग डिंग डिंग, ये वाली एज के अबाउट ये टॉपल करेगा, ये एज के अबाउट टॉपल करेगा ना, इधर फोर्स लगा रहा हूँ तो ठीक है। तो वही बताना है मिनिमम फोर्स का मिनिमम वैल्यू क्या कर दूं। अब क्वेश्चन में थोड़े थोड़े डेटा आपको दिए गए हैं कि ब्लॉक का मास आप m मान लेना, b जो है ब्लॉक की हाइट मान लेना, a ब्लॉक का विड्थ मान लेना, मींस ये जो हाइट है ये आपने b मान लेनी है, यहां से यहां ये a मान लेना है, ठीक है। चलो ट्राई करो। अभी टॉर्क जीरो नहीं कराना, अब टॉपिक बदल गया, अपना इक्विलिब्रियम नहीं है, अब टॉपलिंग आ गया। टॉपलिंग का मतलब लुढ़कना, लुढ़कना, तो ये लुढ़केगा, तो लुढ़का के बताओ जरा कब लुढ़केगा ये। चलो मैं बता दूं, क्वेश्चन सोल्व करता हूं। देखो देखो बेटा होता क्या है इस क्वेश्चन में, आपको इस टाइप के क्वेश्चन में बड़ा आसानी से सोल्व हो जाता है क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली नहीं है। मैं बड़ा सा एक डायग्राम बनाता हूं ताकि आपको फील आएगा। ये ब्लॉक आ गया, इस पे मैंने फोर्स इधर एफ लगाया, ठीक है। अब जस्ट ये उठने वाला होगा, जस्ट ये उठने वाला होगा ना, तो जस्ट जब ये उठने वाला होगा बेटा ये इस टाइप से हो जाएगा। देखो ये जस्ट जब उठने वाला होगा तो ये ऐसा होने वाला होगा, जस्ट ये जस्ट ऐसे उठने वाला होगा ना, थोड़ा सा ग्राउंड से ये जैसे ऐसे उठने वाला होगा फोर्स। तो ऐसी सिचुएशन पे क्या होगा, नॉर्मल जो है कॉर्नर से पास होगा, ये नॉर्मल मैंने बताया अभी कॉर्नर से पास होगा, यहाँ नॉर्मल डायरेक्शन, ये नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स आ गया, और इसका mg जस्ट नीचे लग रहा होगा यहाँ पे mg। तो अगर मैं यहाँ फोर्स बताऊं ना, तो नॉर्मल यहाँ से पास हो रहा होगा बेटा, mg यहाँ से लग रहा होगा इधर, ठीक है, जस्ट टॉपल करने वाला होगा। अब जब टॉपल करेगा बेटा ये, तो जब ये टॉपल करने वाला है तो मेरे को जो नॉर्मल है इस पॉइंट के बाद टॉपल करेगा, ये जो है इस पॉइंट के बाद टॉपल करेगा, ए पॉइंट के बाद टॉपल, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं क्या, ए पॉइंट के बाद मैं टॉर्क लिख रहा हूं, टॉर्क ऑफ फोर्स एफ अबाउट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन टॉर्क ऑफ ग्रेविटी मींस mg अबाउट पॉइंट ए, ठीक है। पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क लिखूंगा तो नॉर्मल का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा। अब ये टॉपल कर जाएगा, इक्विलिब्रियम नहीं है तो अपन बैलेंस कराएंगे बेटा, इक्विलिब्रियम नहीं है ये इक्विलिब्रियम नहीं है, वापस रिपीट कर रहा हूं, इक्विलिब्रियम नहीं है, टॉपलिंग करानी है। टॉपलिंग करानी है तो क्या होना चाहिए, ए पॉइंट के अबाउट किसका टॉर्क ज्यादा होना चाहिए, ए पॉइंट के अबाउट जो अगर टॉर्क देखा जाए बेटा, तो फोर्स एफ जो है, फोर्स एफ का टॉर्क मैंने अभी यहाँ ऊपर लिखा है कि एफ का जो टॉर्क आएगा, एफ का जो टॉर्क आएगा वो mg के टॉर्क से ज्यादा हो जाना चाहिए अगर टॉपल कराना है तो, ठीक है। ये टॉपल के लिए कंडीशन लिख दिया अपन ने, टॉपलिंग या टॉपल, ठीक है। अब एफ का टॉर्क क्या आएगा इस पॉइंट के अबाउट, ये वाली डिस्टेंस आपको यहां से यहां तक जो हाइट दिया है क्वेश्चन में, ये जो हाइट आपको क्वेश्चन में बताई गई है ये b है, हाइट क्या बताई गई है बेटा b, तो यहाँ b लिख लिया मैंने। तो f का टॉर्क आ गया f ब्रैकेट b ग्रेटर देन mg का टॉर्क क्या आएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस a/2 होगा क्या बेटा, ये टोटल विड्थ तो ब्लॉक a बोला है, तो mg इंटू a/2, तो आंसर आ गया f जो होगा बड़ा होना चाहिए किसने से, mg/2b से। तो अपना आंसर हो जाएगा क्या, मिनिमम फोर्स बोला है ना, तो f मिनिमम कितना हो गया बेटा, mg/2b, ये अपना आंसर हो गया। टॉपलिंग का मतलब समझ आया, टॉपल का मतलब लुढ़कना, लुढ़कना कब इजीली लुढ़केगा, हाइट ज्यादा हो। टॉपलिंग में क्या होता है, नॉर्मल जो है वो एंड पॉइंट से पास करता है, ये मैं बता दिया था। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आप सभी बच्चों को समझ आ गया होगा बच्चे, ठीक है। नोट कर लो जरा यहाँ तक की कहानी, नोट कर लीजिए जल्दी से बेटा। चलो गायब करते हैं, ठीक है, नोट कर लिया यहाँ तक की कहानी, गायब हो गया। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। डायरेक्ट लिख दिया मैंने एनर्जी कंजर्वेशन, कुछ नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन आप सबको पता है क्या,
अरे एनर्जी कंजर्वेशन तो आप सबको पता होगा ना यार, क्या K1U1 K2U2, बस यही एनर्जी कंजर्वेशन। शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, बाद की काइनेटिक एनर्जी बाद की पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा इससे पहले अपन एक पॉइंट और लिख देता हूँ मैं, छोटा सा पॉइंट है, वैसे उसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है, वो उसके बारे में पहले भी बताया हूँ मैं आपको। क्या है देखो, नेक्स्ट हेडिंग लिख रहा हूँ, इससे पहले एक छोटा सा हेडिंग लिख देता हूँ, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ, हेडिंग क्या है अपने पास, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, जिसे अपन ने लिखा ना टॉर्क अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, वैसे। तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा बेटा, मैंने चैप्टर के सबसे पहले यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझाया था ना, तब बताया था, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कैसा है बेटा, ये है सेम एज हाफ एम वी स्क्वायर, जिसे रोटेट ट्रांसलेटरी मोशन में हाफ एम वी स्क्वायर था ना, तो 1/2 तो एज इट इज है, एम की जगह आई आ जाएगा, एम की जगह क्या आ गया आई, एंड साथ में वी की जगह क्या आ गया ओमेगा। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रख लेना है बेटा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी लिखने का, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, याद रख लोगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर से काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे जब भी रोटेशन होगा ना तो हर एक पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग होता है, हर एक पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग होता है, वैसे फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, तो याद रखना है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, याद रख लोगे। ये आई जो लिखना है एक्सिस के अबाउट लिखना है, ये आई किसके अबाउट, जिस भी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ना उस एक्सिस के अबाउट आई लिख लेना है, आई हाफ 1/2 एम वी स्क्वायर, एम की जगह आई एक्सिस लिख दिया, वी की जगह ओमेगा लिख दिया, ठीक है बच्चे। चलो अब क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं। क्वेश्चन में मैंने आपको बता ही दिया K1U1 K2U2, पोटेंशियल एनर्जी वैसे लिखनी है mgh से, ठीक है, K1 हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से लिख लेता हूँ। तो अपने पास क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, जैसे नोट्स लिखोगे ना बेटा एज इट इज लिखना है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन से पहले ये लिख लेना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी अबाउट फिक्स्ड एक्सिस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर सेम एज हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है बेटा, लिख लोगे। चलो क्वेश्चन पे करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का और अच्छा क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले, क्या देखो, a uniform rod of mass m and length, ये वाली जो रोड है ना इसका मास आपको m मान लिया, लेंथ l मान लिया, कैन रोटेट इन वर्टिकल प्लेन अबाउट ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसके अबाउट हिंज पॉइंट से रोटेट कर सकती है। फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ, फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ रोड, यहाँ एक लाइन एक वर्ड भूल गया, फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ रोड, ऐसे लिखना, फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ रोड व्हेन रोड बिकम्स वर्टिकल। वापस रिपीट कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे एक लाइन लिखनी है आपको, किस जगह पे, फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ रोड व्हेन रोड बिकम्स वर्टिकल, ठीक है, लिख लोगे बच्चे, क्लियर है। अब क्वेश्चन सोल्व करना सिखाता हूँ, पहला क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूँ, दूसरा आपको खुद से सोल्व करना है, मतलब क्वेश्चन नहीं है ऐसे ही मैं फटाफट से बता दूंगा, आप खुद से ट्राई कर सकते हो वैसा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है देखो बेटा, ये जो रोड है ये रोड आ गई क्या, ये इस टाइप से रोड, ये तो इनिशियल पोजीशन आ गई, फाइनली ये रोड ऐसे हो जाएगी क्या बच्चे, फाइनली ये रोड ऐसे हो गई। अब मुझे क्या बताना है, एंगुलर स्पीड, अभी तो एंगुलर स्पीड यहाँ शुरुआत में तो मेरा एंगुलर स्पीड 0 है, क्योंकि मैंने इसको रिलीज किया है, रिलीज किया तो एंगुलर स्पीड 0 है, यहाँ पे घूमते घूमते इसका एंगुलर स्पीड कुछ ओमेगा आ चुका होगा, तो मैंने क्या बोला है K1 प्लस U1 K2 प्लस U2, शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी 0 आ गई क्योंकि रिलीज किया है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बाद शुरुआत की पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख दूं मैं, अगर मान लो मैंने ये इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को मैंने 0 रेफरेंस मान लिया बेटा, ठीक है, तो यहाँ इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी रोड की, mg इंटू एल, क्योंकि ये वाली रोड की जो हाइट है ना वो l है क्या, बाद में मैं काइनेटिक एनर्जी क्या लिख दूं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बाद की पोटेंशियल एनर्जी ध्यान से, बहुत ध्यान से लिखनी है, रोड का सेंटर ऑफ मास यहाँ L/2 ऊपर है क्या, पोटेंशियल एनर्जी लिखते टाइम सेंटर ऑफ मास को यूज करते हैं बेटा, तो ये आ गया mg इंटू L/2, तो mgl माइनस mgl/2 कितना हो गया, mgl/2 1/2, रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड पॉइंट के अबाउट ml²/3, ये एंड पॉइंट है क्या बेटा, एंड पॉइंट के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे, इस रोड का ऐसे घूमना शुरू करती है तो ml²/3 इंटू ओमेगा, 2 ने 2 को मार दिया, m ने m को मार दिया, तो फाइनल आंसर अपना क्या आ गया देखो, m से m गया,
2 से 2 गायब, तो ओमेगा का जो वैल्यू आया है 3g, एक एल भी गायब हो जाएगा, ये ऐसा आंसर आ गया रेडियन पर सेकेंड। नोट कर लो जरा, वापस रिपीट कर रहा हूँ बेटा, क्या किया मैंने इस क्वेश्चन में, एनर्जी कंजर्वेशन कर दिया बस, और एनर्जी कंजर्वेशन में काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर नहीं लिखना है, क्योंकि हर एक पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग है। रोटेशन में जो अपन लिखेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, उसका डेरिवेशन भी मैं शुरुआत में बताया हूँ, चैप्टर की शुरुआत में डेरिवेशन बताया हूँ, तो ध्यान रखना हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी लिखना जानते हैं, सेंटर ऑफ मास में भी लिखा है बहुत बार, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए एक जगह रेफरेंस मान लेना होता है, तो मैंने यहाँ रेफरेंस 0 मान लिया। रेफरेंस 0 कहीं भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बेटा यहाँ पे रेफरेंस 0 मान लेते हैं ना, यहाँ रेफरेंस 0 मान लेते तो भी आंसर यही आता, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं सेम पैटर्न का, देखोगे। अब मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा एडिटिंग कर देता हूँ। ए रोड यूनिफॉर्म, रोड की जगह यहाँ लिख लेते हैं डिस्क, ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m, एंड यहाँ रेडियस लिख देते हैं, radius r, can rotate in vertical plane about a smooth horizontal axis in j point. Find angular speed of disk when center of disk just below the hinge point, ठीक है। अब यहाँ अपने को लाना होगा क्या, डिस्क। अब ये डिस्क, ये तो डिस्क आ गई, ये ऐसे ऐसे डिस्क डायग्राम, ठीक है। ये क्वेश्चन का डायग्राम अपना, ठीक है ना बेटा। क्वेश्चन का डायग्राम इजीली बना लो। ये डिस्क का यहाँ पे सेंटर रहा होगा, ठीक है। यहाँ से बांध दिया गया है इस डिस्क को, क्लियर है बेटा। यहाँ से जो है सस्पेंशन कर दिया गया है। अब क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हो, यहाँ से बांध दिया इसको, ठीक है। अब ये रोड नहीं है, क्वेश्चन में अपना रोड नहीं है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, a uniform disk of mass m and radius r can rotate in vertical plane about a smooth horizontal axis hinge at point. Find angular speed of disk when center of disk just below hinge point. क्वेश्चन समझ में आ गया, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। यहां से इसको रिलीज किया गया, ऐसा लिख लेना चाहो तो, डिस्क को यहां से रिलीज किया, मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 मान लेना है। चलो क्वेश्चन लिख लिया पूरा, चलो मैं सोल्व करता हूँ बेटा। क्वेश्चन में थोड़ा एडिटिंग कर दिया मैंने, तो मतलब सेम पैटर्न का क्वेश्चन आप लोगों से प्रैक्टिस कराने के लिए लिखा है मैंने, बाकी कोई मेरा मतलब नहीं है, मकसद। इसके नीचे मेरे को सोल्व करना पड़ेगा, जगह थोड़ी आई थिंक कम पड़ेगी, तो टिंग टिंग टिंग। चलो शुरुआत करते हैं बेटा। ऊपर क्वेश्चन है, काट पीट करिए, मैंने आप अपने से लिख लेना। देखो बेटा क्या था, ये डिस्क है, ध्यान से डायग्राम देखना। ये डिस्क शुरुआत में ऐसे थी, बाद में डिस्क कैसे हो जाएगी, सेंटर, डिस्क का सेंटर नीचे आ गया, मतलब ये डिस्क का सेंटर यहाँ कहीं पहुंच गया होगा ना, तो ये डिस्क ऐसे हो गया, ठीक है। तो वापस मैंने वही बोला बेटा आपको, K1 U1 K2 U2, शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी 0। अब शुरुआत की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखें, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। देखो बेटा मैंने क्या किया, इस पॉइंट पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी, मेरे को पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस मानना पड़ेगा क्या, तो मैंने एक जगह पे पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस मान लिया, और वो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। यहाँ पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी 0 मान ली, तो यहाँ पे मेरा पोटेंशियल एनर्जी ये वाली डिस्टेंस, ये आर है क्या, तो शुरुआत की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, mgr। बाद की काइनेटिक एनर्जी हाफ आई एक्सिस इंटू ओमेगा स्क्वायर। बाद की पोटेंशियल एनर्जी मैंने 0 मान ली, ठीक है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 है ना बेटा, तो रोड का डिस्क का सेंटर मास यहाँ होगा, सेंटर मास यहाँ होगा। यहाँ तक की कहानी समझ आई यार। क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर रहे हो, बस खाली वीडियो ही देख रहे हो, अपन से खुद से ट्राई करो, ऐसे काम नहीं चलेगा यार। एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, आंसर निकालो, बता तो रखा है यार, इतना आसान सा क्वेश्चन है यार, फिर भी नहीं करता। इसी मतलब एनर्जी कंजर्वेशन, K1 U1 K2 U2 खुद से सोल्व करो, अब मैं नहीं बता रहा इसका, वीडियो पॉज करके सोल्व करो। ये आ गया mgr, और डिस्क का मास m है, रेडियस r है, हाफ। अब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैटर करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा। अब मेरे को इस एक्सिस के व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए ना,
तो मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लेता हूँ। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है बेटा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2 ICM, और इसके अबाउट आई मान लिया, वो पता करना है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है, ICM प्लस md², तो mr²/2 प्लस mr² इंटू ω²। ठीक है, याद है ना थ्योरम, I इक्वल टू ICM प्लस md², डी का वैल्यू r हो गया, ये मैंने थ्योरम लगाई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास mgr इक्वल टू 1/2 3/2 mr² इंटू ω²। कौन कौन मारा जाएगा अब यहाँ से देखूंगा मैं, तो m ने m को मार दिया, m ने m को मार दिया, एक r गायब हो गया, तो इधर आ गया 4/3 जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, r इंटू ω²। तो ओमेगा निकल के आया यहाँ से कितना बेटा मेरे पास, √4g/3r, ये मेरा आंसर बनेगा, नोट करो जरा। अच्छा, ये डिस्क था, अगर डिस्क की जगह होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, रिंग वगैरह होता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता, बाकी पूरी कहानी एज इट इज रहती। ठीक है ना, अगर ये सॉलिड स्फीयर होता तो I इक्वल टू ICM प्लस md² लिखता ना, तो 2/5 mr² प्लस mr² कर देता। ठीक है, कहानी समझ आई बेटा। ये डिस्क को रिलीज कर दिया तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 ले लिया, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgr इसलिए लिखा क्योंकि मैंने यहाँ पे रेफरेंस 0 मान लिया, ये रेफरेंस आपके ऊपर है, आप कहाँ पे मान रहे हो 0। ठीक है बेटा, तो आज वाला लेक्चर अपन यही क्लोज करते हैं बच्चों। आज वाले लेक्चर में अपन ने 3 चीजें पढ़ी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, टॉपलिंग और एनर्जी कंजर्वेशन। तीनों आसान आसान सी चीजें हैं बेटा, क्लियर है। तो आज वाला लेक्चर यही क्लोज कर रहे हैं बच्चों, थैंक यू।